सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई के बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस चैप्टर को हम पूरा का पूरा यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिनको हमें बेसिकली डील करना है। तो इन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से याद कर लेना। ये सारे टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जुबान पर होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से। सबसे पहला टॉपिक है 7.1 नंबर, जो कि है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। So our very first topic is what is the basis of classification. What is the basis of classification? ठीक है, अपना जो सेकंड टॉपिक है 7.2 वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। एकदम ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को आपको सबसे पहले याद करना है। ये टॉपिक्स याद होंगे तभी आप इसके बेसिक्स में जा पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से हम रिलेट करके पढ़ पाएंगे क्लासिफिकेशन। चलिए, तीसरा टॉपिक है हमारे पास हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। तीसरा है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसमें हम ऑर्डर देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, कैसे किंगडम, फाइलम, क्लास ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को हम डिवाइड करते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 7.4 में हम क्या देखने वाले हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम देखेंगे तो यहीं पे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में क्लासीफाई करेंगे। तो इसी में हम बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को डिस्कस कर लेंगे। और प्लांटे और एनिमेलिया के लिए अलग अलग 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो 7.4 टॉपिक है प्लांटे, नेक्स्ट वन इज़ आर एनिमेलिया, एंड जो लास्ट वन हमारे पास बचता है उसमें हम क्या करने वाले हैं? लास्ट में हम कुछ बेसिक्स जानेंगे जो नॉमेनक्लेचर में यूज़ होता है। तो लास्ट में जानेंगे हम नॉमेनक्लेचर। इसी में हम जानेंगे कि जैसे IUCN जो होता है वही देता है हमको बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये सब। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर हम लिखते कैसे हैं, किस भाषा में आता है, और उसको जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, प्रिंटेड में कैसे लिखते हैं, इसके 4 रूल्स हैं। यही 4 रूल्स आपको याद करना, ये आगे तक काम देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 6 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्या है? बेसिक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है? क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन। तीसरा है हायरार्की ऑफ एवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर प्लांटे, एनिमेलिया, और लास्ट वन इज आर नॉमेनक्लेचर। ये 6 टॉपिक आपकी जुबान पे होना चाहिए। फिर से एक बार करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमेलिया एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अपन एंटर कर चुके हैं व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों होती है? हम जानते हैं कि जो अर्थ पे बहुत ही डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस। वैसे वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही डाइवर्स फॉर्म में है। तो उन डाइवर्स फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स को तो हम एक एक करके तो स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में वो ऑर्गेनिजम्स है, तो फिर स्टडी करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। मान लीजिए कि हम 100 ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, उसमें हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी है, वो किस तरह से आपस में सिमिलर है। और हम डिफरेंसेस खोजते हैं कि वो जो 2 है, 2 सिमिलर हैं, और ये जो दोनों हैं वो और दूसरों से कैसे अलग हैं। डिफरेंसेस खोजते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज़ नोन बाय क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन बेसिकली हम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। सबसे पहले जो एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो जो है एनिमल्स को कैसे डिवाइड किए? ऐसे डिवाइड किए कि वो एयर में रहता है या लैंड में रहता है या वाटर में रहता है। ये बहुत ही बेसिक सा फंडा था इनका, क्योंकि वो बहुत ही स्टार्टिंग था क्लासिफिकेशन का, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा लेवल तक सोच नहीं पाए और वो बस बेसिक सा थियोरी दे के रह गए। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। एरिस्टोटल का तो बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन का टेक्निक था। फिर आगे जब जैसे जैसे हम बढ़ते गए, फिर हमको पता चला कि इतना बेसिक क्लासिफिकेशन करने से स्टडी का काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। अब भाई बायोलॉजी की भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसको बोलेंगे? तो देखिए,
कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कोई डिस्टिंग्विशेबल फीचर, कोई डिस्टिंक्टिव फीचर, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में 5 उंगली हैं, ये मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जैसे बंदर की अगर पूँछ हो रहा है तो बंदर का वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कहने का सेंस है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये नहीं कि उसका कोई गुण हो, बस वैसा नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म हो या एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जो वो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर कोई डाइजेशन कर पा रहा है, जैसे कि कोई इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर पा रहा है तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। और अगर कोई इंट्रासेलुलर कर पा रहा है तो वो उसका डाइजेशन हो गया। कोई बोथ कर पा रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक। यानी कैरेक्टरिस्टिक कहने का सेंस हम कह सकते हैं कि अ पर्टिकुलर फंक्शन और फॉर्म, पर्टिकुलर फंक्शन और फॉर्म इज़ कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके कारण स्टडी आसान हो पाता है और डिफरेंट कैटेगरीज़ में एक क्लियर कट डिवीज़न दिख पाता है ऑर्गेनिजम्स का, और हम अच्छे से कैटेगराइज करके स्टडी कर पाते हैं। ओके, अच्छा, इसी में हम एक बात और आपको बताए हैं कि हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए हम 3 चीज़ दे रहे हैं, मैन, मैंगो एंड बनियान ट्री, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इन तीनों को क्लासीफाई करना है, यानी कि 2 को सिमिलर अलग करना है और एक को बिल्कुल डिफरेंट अलग करना है। तो मैन, मैंगो और बनियान, इसमें से कौन कौन सा आपको सिमिलर लग रहा है। तो ऑब्वियसली मैन एक एनिमल है, मैंगो और बनियान प्लांट है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में मैं अगर आपको ये दे दूँ, मैन, मैंगो एंड अमीबा, तो अब कैसे क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मल्टी सेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर, यानी कि यहाँ पे मैन इज़ मोर सिमिलर टू मैंगो एज़ कम्पेयर टू अमीबा। यानी कि यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर दिए कंपेयर करने का। यहाँ पर तो था कि फोटोसिंथेसिस दोनों कर रहा है, दोनों प्लांट है, तो जाके हम एक क्लासीफाई कर लिए, लेकिन यहाँ पर तो मल्टी सेलुलर दोनों है लेकिन एक यूनिसेलुलर है, इसीलिए ये इससे अलग हो गया। यानी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि मैन जो है वो मैंगो के उतना सिमिलर नहीं है, लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में मैन मैंगो के ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों में हम क्राइटेरिया ही चेंज कर दिए क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन का पूरा डेटा पढ़ते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा इन्हीं 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो इन 5 पॉइंट्स को हम अच्छे से जान लेते हैं ताकि हमको आगे फर्दर जब फ्लो चार्ट से आपको समझाएं तो दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम कंसिडर करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए वो ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल का मिलके बना हुआ है या फिर यूकैरियोटिक सेल का मिलके बना हुआ है, ठीक है। यानी कहने का सेंस कि जो सेल है हमारे, जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास दिए हुए हैं वो किन किन सेल के बने हुए हैं। वो या प्रोकैरियोटिक है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, सेल साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है, इस टाइप का सेल है। या फिर एडवांस यूकैरियोटिक है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, वहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो ऐसा इधर उधर स्प्रेड नहीं है, वो एक क्लियरली जो अरेंज न्यूक्लियस में होता है वहाँ पे है। तो इस तरह का कुछ देखने को मिले तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो हमारे पास ये है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यानी कहने का सेंस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो है वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन का। यानी कि अगर हम बोले कि अमीबा है या फिर कोई टिश्यू ऑर्गेनिज्म वाला है, जैसे स्पॉन्जेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमीबा है वो भी एक यूनिसेलुलर है और पैरामीशियम वो भी यूनिसेलुलर है, तो ये दोनों एक कैटेगरी के आ गए। नहीं तो अगर हम बोले कि पैरामीशियम है और मान लीजिए कि कोई एनिमल है, लेट्स से रैट है, तो उसमें एनिमल जो हो जाएगा रैट वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर हो जाएगा। तो ये दूसरा बेसिस हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तीसरा चीज़ है हमारे पास फोटोसिंथेटिक है या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक है।
इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हम ये फाइंड करते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक होगा उनको हम प्लांट्स बोल देंगे, जो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा उनको हम एनिमल्स बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेटिक में आते हैं, इसमें एल्गी भी आता है, यानी कि जो अलग क्लास है वो भी आता है थैलोफाइटा। और नॉन फोटोसिंथेटिक में ऐसा नहीं सिर्फ एनिमल्स आते हैं, इसमें फंगाई भी आते हैं। मतलब इस तरह से कि कौन सा फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, इस बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। ये 3 पॉइंट्स है। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तीसरा क्या है, फोटोसिंथेटिक वर्सेस नॉन फोटोसिंथेटिक। अच्छा, फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर हमारे पास ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसा है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो सिंपली अरेंज्ड है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी बेसिक सा कहने का सेंस है कि स्पॉन्जेस को अगर हम देखें तो वो बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल का सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन होता है, सेल का ग्रुप होता है, बाकी कोई वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं बनता है, सिर्फ सेल का गुच्छा है और वही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। बाकी अगर हम हायर एनिमल्स के केस में देखें तो वहाँ पे एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और जो पहले हमने बताया मतलब स्पॉन्जेस वगैरह वो सिंपल है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी ए क्राइटेरिया टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज कर पा रहे हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। यानी कि देखिए फिर से हम आपको रिवाइज करवाते हैं। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तीसरा फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, चौथा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म और पांचवा प्लांट का डिवीजन करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। सो आई होप इतना तक आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। आप सारे सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले 6 टॉपिक जो एनसीईआरटी के दिए उन 6 को अच्छे से याद कर लेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर सोचेंगे नहीं, उसको अच्छे से याद कर लेंगे जुबान पर। उसके बाद हम सबसे पहले देखें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एरिस्टोटल क्या क्या बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, और 5 कैरेक्टरिस्टिक जो एनसीईआरटी में दिए हुए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखें। अब हम आगे की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन इन दोनों का क्या कनेक्शन है, किस तरह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। अपन आ चुके हैं टॉपिक नंबर 2 पर। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म इस धरती पर कैसे आए, तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कुछ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे जिनके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता गया कि जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे वो कॉम्प्लेक्स होते कॉम्प्लेक्स होते चले गए। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये है कि जो ऑर्गेनिज्म पहले आए थे वो कहीं ना कहीं सिंपलर थे ऑर्गेनाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्गेनिज्म बाद में आए। यानी कहने का सेंस कि ओवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती है। यानी कि कहने का सेंस देखिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म आया उसका फिर नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता गया, एडवांसमेंट होता गया ड्यू टू वेरिएशन जो आता है। मतलब एक जनरेशन दूसरा जनरेशन आया तो कुछ वेरिएशन आया, कुछ चेंज आया, फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे में कुछ चेंज आया, और ये अगर 1,00,000 जनरेशन हो जाए तो कितना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और एक जो पहला था वो 1,00,000वें जनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, एंड इसी को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि पहला वाला जो है वो इवॉल्व होके लास्ट वाला, मतलब कहने का सेंस अगर जनरेशन 1 से जनरेशन 1,00,000 अगर पहुंच जाता है तो हम बोलेंगे जनरेशन 1 हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन दिस फॉर्म, ये एवोल्यूशन हो गया। तो देखिए एवोल्यूशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए हम क्या बताएं कि जनरेशन 1 है, इससे बढ़ता गया, जनरेशन 2 आया, कुछ चेंज आया, फिर कुछ चेंज आया, फिर कुछ चेंज आया, और ये जो चेंजेस थे वो एक्यूमुलेट हो गए यानी जमा हो गए। और ये जो बहुत सारे चेंजेस जमा होके ये 1,00,000वें जनरेशन में सारा चेंज आ गया। यानी कि जनरेशन 1 से ये जो जनरेशन 1,00,000 है ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, और हम बोले कि ये जनरेशन जो है वो इसका इवॉल्व फॉर्म है। यानी कि अगर हम एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से किया जाएगा कि द एक्यूमुलेशन ऑफ changes in body design, that allow organism to survive better। एक बात बताइए, इसमें चेंजमेंट क्यों आया?
आखिर चेंज क्यों हुआ? ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके अपने इन्वायरमेंट में, इसीलिए चेंज आया और इसी को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन दैट अलाउ सर्वाइवल ऑफ बेटर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो सर्वाइव अच्छे से कर पाए इसलिए उसमें चेंजेस आए। और चेंजेस आते 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 इतना चेंज हो गया कि पहले वाले जनरेशन से वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, इसीलिए हम बोले कि एवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप एवोल्यूशन के आइडिया को आप समझ पा रहे होंगे। एवोल्यूशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस दैट अलाउ द बॉडी डिज़ाइन टू बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट अलाउज द बेटर सर्वाइवल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इस तरह से एवोल्यूशन हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है आइडिया ऑफ चार्ल्स डार्विन। देखिए ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बात याद रखना है, इसका एक बुक था चार्ल्स डार्विन का। ये जो बुक है इसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। और ये बुक रिलीज़ कब हुआ था? 1859 में ये बुक पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें ये क्या बताए थे कि जो एवोल्यूशन होता है, ये अपने आइडिया को, एवोल्यूशन के आइडिया को इसमें डिस्कस किए थे। एवोल्यूशन से के कारण स्पेशिएशन होता है, एवोल्यूशन के कारण स्पेशिएशन होता है, यानी कि एक स्पीसीज़ है, मान लीजिए जीवन, जनरेशन 1, इससे जनरेशन 2 आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन चलता चला गया। और इसमें क्या हो गया ना कि हम ये बोले कि अगर हम एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन को अगर कम्प्लीटली आइसोलेट कर देते हैं, अगर कुछ जनरेशन जाने के बाद इसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर देते हैं, तो जो नेक्स्ट जो इवोल्यूशन होगा फिर ऐसा कंसिडर किया गया कि ये एक नया स्पीसीज़ बन जाएगा जो इससे काफ़ी डिफरेंट होगा और ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि स्पीसीज़ ही अलग हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। वैसे बेसिकली इस पर कोई खास फोकस नहीं करना, बस आप इतना याद रखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नाम का बुक था, चार्ल्स डार्विन लिखे थे, एवोल्यूशन के आइडिया को बताए थे, 1859 में ये पब्लिश किया गया था। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एवोल्यूशन का आइडिया इनको यही बताते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पहले आया वो कहीं ना कहीं सिंपलर है, और जो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस के कारण, यानी बेसिकली एवोल्यूशन के कारण जो ऑर्गेनिज्म बना वो कहीं ना कहीं एडवांस है अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। यानी पहले जो आए वो प्रिमिटिव है और अभी जो आए जो रिसेंटली है वो क्या है? एडवांस है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिमिटिव जो है इनके पास सिंपलर बॉडी डिज़ाइन होता है, और एडवांस के पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइंस होता है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइंस। तो बस यही है आइडिया प्रिमिटिव और एडवांस ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, इस टॉपिक में क्या चीज़ हम जाने? सबसे पहले डिफाइनिंग एवोल्यूशन क्या होता है उसको डिफाइन किया कि एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस होता है जो एक्यूमुलेट होकर बेटर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ क्या है? चार्ल्स डार्विन वाला बुक याद रखना है, डेट याद रखना है। ठीक है, तीसरा चीज़ हमारे पास है प्रिमिटिव और जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम जानेंगे। ये तीन ही चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन में। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि बेसिकली जो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है जिसमें डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। यानी कि सिंपली बोले तो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब देखो ना यार, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डाइवर्स फॉर्म होना, बायो मतलब लिविंग, यानी लिविंग में डाइवर्सिटी। बेसिकली ऐसे वर्ड्स को तोड़ के समझेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, रीज़न ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, मेगा का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, और ऐसा रीज़न जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि नेचर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर हो उसको रीज़न ऑफ मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जिस रीजन में बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो रीज़न कौन सा है? ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीज़न है ना, इस रीज़न में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, और इस टेम्परेचर मिलने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि मेगा डाइवर्सिटी का कारण बनता है। यानी मेगा डाइवर्सिटी होने का क्या कारण है? बहुत अच्छे अमाउंट में टेम्परेचर का मिलना, इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं और मेगा डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ कितने हैं ये आप याद रखिए, 12 कंट्रीज़ है मेगा डाइवर्सिटी। एक बात और कि जितना वर्ल्ड का टोटल डाइवर्सिटी है ना उसका 50% से ज़्यादा इन्हीं कुछ देशों में कंसंट्रेटेड है। यानी आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पावर है मेगा डाइवर्सिटी का, कि पूरे वर्ल्ड का 50% इन 12 कंट्रीज़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, सोचिए। और एक बात आपको जानने में अच्छा लगेगा कि इसमें इंडिया भी एक वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अपने इंडिया में भी है।
और कुछ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो ब्राज़ील आता है इसमें, ब्राज़ील आता है, पेरू आता है, इंडोनेशिया आता है, ये सब आते हैं। और बाकी अगर चाहे तो सारा याद रख सकते हैं, ठीक है। और रीज़न बिहाइंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी, आखिर इन रीजन्स में इतना ज़्यादा लार्ज बायोडाइवर्सिटी होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण है इसका हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे वार्मथ भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश करने का मौका मिलता है बायोडाइवर्सिटी को, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन में हम क्या क्या जाने हैं आज। सबसे पहले जाने एवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस का एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा चीज़ चार्ल्स डार्विन का बुक देखे थे, चार्ल्स डार्विन का बुक क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब आया था, 1859 में। अच्छा, फिर प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव मतलब जो सिंपलर, एडवांस मतलब जो नया आया है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्सेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। और इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कारण ये है कि यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है, इसके कारण यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हम 7.2 टॉपिक भी खत्म कर चुके हैं। यानी बेसिकली अगर बोला जाए तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पहला टॉपिक देख लिए, क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन दूसरा टॉपिक देख लिए। अब हम चलेंगे हायरार्की की ओर। हायरार्की क्या होता है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और क्या क्या बेसिस है, किस सीढ़ी से होकर हम नीचे की ओर आते हैं और क्लासीफाई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो हमने 2 टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की हायरार्की क्या है वो हमको जानना है, ठीक है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है। अभी का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वर्ल्ड फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर कब दिए थे, 1959 में दिए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, बस यही याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा था, अर्नेस्ट हैकेल, कार्ल वोस, ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, फाइनली 5 किंगडम अभी एक्सेप्टेबल है भी, यानी कि अभी पूरे वर्ल्ड में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही रेलिवेंट माना जाता है स्टडीज़ के लिए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए किसने थे, R.H. विटेकर। ये नाम आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, R.H. विटेकर। और साइंटिस्ट कौन कौन से थे, अर्नेस्ट हैकेल, कार्ल वोस। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का। क्लासिफिकेशन ग्रुप्स कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, किंगडम, फाइलम, या इसको डिवीज़न भी बोलते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए, अगर हम फाइलम बोलेंगे तो ये एनिमल के केस में होगा, डिवीज़न बोलेंगे तो प्लांट के केस में होगा। ये हमारे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स का, कुछ इस तरह से। पहले मेरे पास एक किंगडम होगा, ठीक है। उस किंगडम में डिफरेंट फाइलम होंगे या डिफरेंट डिवीज़न होंगे इन केस ऑफ प्लांट्स, ओके। अब जितने फाइलम हैं उस फाइलम में अब क्लास आएगा, मतलब एक फाइलम है मान लीजिए, उसमें अब कुछ क्लासेस होंगे। अब एक क्लास में कुछ ऑर्डर होगा, जो भी फाइलम में जितने क्लासेस आए उन सारे क्लासेस में कुछ कुछ ऑर्डर्स होंगे। अब उन ऑर्डर में फैमिली आएगा बहुत सारा, एक फैमिली में फिर जीनस आएंगे बहुत सारे, फिर एक जीनस में स्पीसीज़ होंगे, और एक जीनस स्पीसीज़ को मिला के ही हम एक जो साइंटिफिक नेम होता है वो लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोले तो नीचे अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी बढ़ रही है, यानी स्पीसीज़ में वो होगा जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। यानी देखिए, हम आपको क्या बताया कि 5 ही किंगडम एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो 5 किंगडम होगा वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर होगा इन किंगडम्स में। बात समझ रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर होगा किंगडम्स में। लेकिन अगर एक ही किंगडम है, मान लीजिए एक ही किंगडम है, उस किंगडम में अलग अलग फाइलम है, अब उस फाइलम में अलग अलग क्लास है, उसमें अलग अलग ऑर्डर है, उसमें फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ है। तो ऐसे अगर हम जीनस के पास चले जाएँ, किंगडम था, किंगडम से अगर हम नीचे की ओर जीनस के पास चले जाए, तो अलग अलग जीनस जो होगा वो तो किंगडम तो सेम ही है, एक किंगडम के, एक क्लास के, एक ऑर्डर के, फैमिली के, जीनस के, स्पीसीज़ में नीचे जाने पे सिमिलैरिटीज़ तो बढ़ ही रहा है। यानी कि एक स्पीसीज़ में अगर जितने ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे,
और ऊपर जाएंगे तो जितने अलग अलग किंगडम है, 5 ही किंगडम है, पाँचों किंगडम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि व्हेन वी गो डाउन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हायरार्की में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजेज सिमिलैरिटी, सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीजेज सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होते हैं, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीजेज सिमिलैरिटी, डिक्रीजेज सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी कहने का सेंस, नीचे जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा और यहीं पे इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिससिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। मतलब इसको ही बेसिकली उल्टा कर दिया जाए, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ रहा है तो डिससिमिलर कैरेक्टर घटेगा ऑब्वियसली, ऊपर जाने पर सिमिलर कैरेक्टर घट रहा है तो डिससिमिलर कैरेक्टर ऑब्वियसली बढ़ेगा। आप ये बात समझ पाए होंगे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम जान चुके। अब देखिए, अब आता है अपना गेम असली से स्टार्ट होता है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेसिस पे, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे, सेल वॉल है या नहीं इसके बेसिस पे, और आपको पूरा 5 का 5 किंगडम अभी डिराइव करके दिखाएंगे कि किस बेसिस पे हम 5 किंगडम बोल दिए कि 5 किंगडम कैसे आया। वो 5 किंगडम अभी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी से कैटेगराइजेशन करके ले के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिविंग्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेसिस जो है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे। प्रोकैरियोटिक सेल है इधर, इधर है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में तो यूनिसेलुलर ही सिर्फ आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बात। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेस करते हैं मोनेरा किंगडम में। ओके, ये हमारा पहला किंगडम आ गया। अब देखते हैं, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो इधर आएगा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में क्या आने वाला है, इसमें आएगा मेरे पास प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेस करेंगे प्रोटिस्टा वाले किंगडम में, ये सेकेंड किंगडम बन गया। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, इसमें देखते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो है, इसमें अब विदाउट सेल वॉल भी हो सकता है, विथ सेल वॉल भी हो सकता है। तो जो विदाउट सेल वॉल होगा, इधर विथ सेल वॉल लिख लेते हैं, विथ सेल वॉल, और इधर विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए, जो बिना सेल वॉल के हो इसमें तो एनिमल ही आता है, तो हमारा नया किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। अब देखिए, एक चीज़ आपको कॉमन फीचर देखने को मिलेगा, एनिमेलिया के किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड विदाउट सेल वॉल वाले होंगे। ये सब आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, और विथ सेल वॉल के साथ वाले ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, इस बेसिस पर कि वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक और सेल वॉल जिनके पास हो वो क्या होता है, फंगाई होता है। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनका फंगाई का सेल वॉल किस चीज़ का बनता है, काइटिन का बनता है। ओके, और फोटोसिंथेसिस में तो ऑब्वियसली प्लांट ही आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूडेड है। ये हमारे पास आ गया 3 नंबर किंगडम, 4 नंबर और ये 5 नंबर। आप देख सकते हैं कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डराइव हुआ है। अब आपको बेसिक सा ओवरव्यू देते हैं। मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया में जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, जिसको भी साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। एक माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया होता है, वो भी इसमें ही आता है। मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही हार्श कंडीशन में, यानी कि बहुत ही कठोर कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ऐसा उनका एडेप्टेशन होता है। उनका सेल वॉल इतना कठोर होता है कि वो बहुत ही ख़राब कंडीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन, जैसे कि वोल्केनो वाले जगह पे रह सकते हैं, इससे उनका एडेप्टेशन होता है। प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, इसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सब आता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम ये सब प्रोटिस्टा में आता है। फंगाई की अगर बात करें तो फंगाई में क्या आएगा, मशरूम, ईस्ट, मशरूम, ईस्ट ये सब आएगा। ठीक है, प्लांटिंग आपको पता ही है, प्लांट में कैसा, रोज़ प्लांट, मैंगो प्लांट। अच्छा, एल्गी भी इसमें ही आता है क्योंकि वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, सेल वॉल भी होता है। एनिमेलिया की अगर बात करें तो एनिमेलिया में बेसिक एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस भी आएंगे
और अगर बात करें तो स्पॉन्जेस के बाद क्या होता है, जैसे हायर एनिमल्स की बात करें, एप्स, मैमल्स, ये सब आएंगे इसमें। तो ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू था सिर्फ। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, इस सब का एक बहुत ही शॉर्ट में हम आपको अच्छे से समझा के चलेंगे, और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा था, क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा था, पहला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन, तीसरा था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। मैंने जो 6 टॉपिक्स आपको बताए हैं 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5, 6, ये 6 को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जुबान पे होना चाहिए। और हर टॉपिक्स के अंदर मैं क्या क्या बताता चल रहा हूँ, एटलीस्ट 20 to 30% आपको एक बार में अच्छे से ग्रैब करके, मतलब फॉरएवर वाला याद कर लेना है। समझना तो पूरा ही है, लेकिन फॉरएवर वाला कम से कम 50% याद कर लेना है, ताकि दिक्कत ना हो और कभी भी आप बोल सकें। तो इसलिए एक बार रिवाइज़ कर लीजिए पूरा अच्छे से, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या था, मेरे पास 6 टॉपिक थे। कौन कौन से, पहला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या था, दूसरा था क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, तीसरा क्या है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, चौथा नंबर प्लांट किंगडम डिटेल में, पांचवा चीज़ है एनिमल किंगडम डिटेल में, छठा चीज़ है नोमेनक्लेचर, जिसमें IUCN के बारे में हम जानते हैं। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या जानते हैं, सबसे पहले एरिस्टोटल क्या कैसे क्लासीफाई किए थे, लैंड पे रह रहा है, वाटर में रह रहा है, एयर में रह रहा है। इस बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है या फंक्शन होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखे थे कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे NCERT में, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना था। क्या क्या थे वो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर क्या था, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। फिर था फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई करना, यानी बेसिकली प्लांट्स को क्लासीफाई करना। नेक्स्ट टॉपिक था वो 7.2 था, जिसमें था क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम ये देखे थे कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे हम बढ़ते हैं, तो जनरेशन बाय जनरेशन जो डिफरेंसेस है उसमें अकर होता है, डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन विच अलाउज बेटर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट जनरेशन आर सेड टू बी एज एवोल्यूशन। इसके कारण एवॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन में हम ये देखिए कि सिंपलर ऑर्गेनिज्म पहले आता है, फिर ओवर टाइम, समय बीतने के साथ जो नए दौर में जो नया ऑर्गेनिज्म आता है वो कहीं ना कहीं पहले वाले से एडवांस होता है। यानी प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस हम देखे थे कि प्रिमिटिव के पास सिंपलर बॉडी डिज़ाइन होता है, एडवांस के पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, उसके बाद हम ये देखे थे कि नेक्स्ट टॉपिक हायरार्की में आए थे। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज देखे थे। यानी किंगडम से अगर हम नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की तरफ आते जाए तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती है। सिमिलैरिटीज़ ध्यान से सुनिए, नीचे की ओर बढ़ने पर सिमिलैरिटीज़ बढ़ती है, डिसिमिलैरिटीज़ घटती है। ऊपर जाने पर डिसिमिलैरिटी बढ़ती है, सिमिलैरिटी घटती है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन हम किए। कैसे क्लासिफिकेशन किए, एकदम ध्यान से, कुछ भी देखना नहीं है, सब अपने आप में विजुअलाइज करके याद करना है। सबसे पहले क्या देखे थे, सबसे पहले हम ये देखे थे कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक क्या आ जाएगा, मोनेरा। मल्टीसेलुलर को हम क्लासीफाई करेंगे कि इसमें फिर से मल्टीसेलुलर को यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर को क्लासीफाई करेंगे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में, ठीक है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर उसमें फिर कैटेगराइज कैसे करेंगे, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक आपको पता है एनिमल होता है, फोटोसिंथेटिक में आ जाएगा विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। पहले विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल वाला क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद होता है फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो विदाउट सेल वॉल में आएगा एनिमल, और विद सेल वॉल वाले में आएगा 2 कैटेगरी, जिसमें होगा फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आ जाएगा प्लांट, और नॉन फोटोसिंथेटिक में आ जाएगा फंगाई। तो आई होप मैंने आपको पूरा रिवाइज़ करा दिया जो मैंने अभी तक पढ़ाया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, अच्छे से इसको याद कर लेना, और फिर अगले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे 3 किंगडम्स को, फिर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 2 किंगडम्स को अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स।